Hello friends, welcome to my YouTube channel Math Courses. Today we discuss 10 most important topic जो मोस्टली सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन टॉपिक को देखकर आप मैथ में लगभग सभी क्वेश्चन को आसानी से और कम समय में सोल्व कर पाएंगे। सभी क्वेश्चन हम ट्रिक के मेथड से करवाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शन। इसके अंदर हमें कोई भी फ्रैक्शन के अंदर हमें ये जैसे भिन्न दी हुई है और इनमें से हमें बताना होता है कि बड़ा भिन्न कौन सा है। इस टाइप के क्वेश्चन मैथ में काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 2 को 3 से डिवाइड करते हैं, पॉइंटों के अंदर इसके आंसर निकालते हैं, फिर उनमें कंपेयर करते हैं कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। लेकिन हम आज इस वीडियो के अंदर इसको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, हमें सबसे पहले इनका हम 2 टर्म्स लेते हैं, इनको कंपेयर करते हैं। तो इसमें हमें 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 10 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है 9। अब जो 10 है ये डिनोट करता है हमारे इस भिन्न को और 9 होता है ये डिनोट करता है हमारा 3/5 को। जब हमें याद रखना बड़ा भिन्न निकालना हो, कौन सा भिन्न, बड़ा भिन्न, तो हमें छोटी वाली टर्म को कैंसिल आउट करना है। तो 9 के नीचे 3/5 है, तो 9 छोटा है तो हमें 3/5 को कैंसिल आउट करना है। अब इस 10 को, ये तो हमारा रफली है। अब इस नेक्स्ट को करते हैं 2/3 को 11/13 से कंपेयर करते हैं। तो 13 को 2 से किया 26 और 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया 33। अब इसके अंदर स्मॉल क्या हमारा 26 2/3 को डिनोट करता है, 33 लार्ज है, तो हमारा 2/3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको हम 11/13 को कंपेयर करते हैं 7/9 से। 11 को 9 से मल्टीप्लाई किया 99 और 13 को 7 से किया 91। अब हमारे पास स्मॉल कौन सा है 91, तो ये वाला हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें बड़ी भिन्न चाहिए, तो हमारे पास 11/13 इसका आंसर हो जाएगा। अब जैसे हमें बड़ी भिन्न निकालनी है, इसी के अकॉर्डिंग हमें छोटी भिन्न भी निकालनी होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फ्रैक्शनल के कोई क्वेश्चन है 3/5, 9/11 एंड 5/7, ये हमारे पास है। इसमें से हमें क्या निकालना है, छोटी भिन्न निकालनी है। क्या निकालना है इसमें से, छोटी भिन्न। तो जैसे बड़ी भिन्न निकालने के लिए हमने छोटे टर्म को कैंसिल आउट किया था, ऐसे जब छोटी भिन्न निकालनी है तो हमें क्या करना है, इसमें सेम प्रोसेस यूज करना है और बड़ी वाली भिन्न को कैंसिल आउट करना है। तो इसके अंदर देखिए वही सेम है। फर्स्ट इन दोनों को कंपेयर कीजिए। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 एंड 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21। तो छोटी भिन्न निकाल तो बड़ी वाली को कैंसिल आउट कीजिए। तो 21 डिनोट करता है 3/5 को, ये कैंसिल आउट। फिर इसको 7 को 9/11 से कंपेयर कीजिए। 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया 44 और 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया 63। अब इसके अंदर हमारे पास लार्ज कौन से 63 है, 44 स्मॉल है। तो 63 किसको डिनोट करता है 9/11 को। ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। अब 7 को 5/7 से कंपेयर कीजिए। 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28 और 7 को 5 से किया 35। तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। लेकिन स्मॉल हमारे पास 28 है, तो 28 किसको डिनोट करता है 4/7 को। तो हमारे पास छोटी भिन्न पूछे तो क्या आ गया 4/7। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ तो ये वाले जो क्वेश्चन है इसमें हमें स्मॉल भिन्न निकालनी है, उसका आंसर आप हमें ज़रूर कमेंट में बताना इसका आंसर क्या आएगा। चलो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ये एक सेकंड टॉपिक जो यूनिट डिजिट निकालने होते हैं, यानी कि इकाई का अंक। हर एग्जाम में ये टॉपिक पूछा जाता है जिसके अंदर हमें कोई टर्म्स दी हुई होती है और उसमें से हमें बताना होता है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। जैसे कि हमारे पास कोई क्वेश्चन मान लेते हैं हम 34 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई 43 मल्टीप्लाई 42। इसके अंदर पूछेंगे इसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक बताइए क्या होगा। तो अगर हम 34 को 53 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको 53 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास लॉन्ग टर्म्स होती है जिसको हम नहीं सोल्व कर पाते और हमारे पास काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका लास्ट का जो अंक होता है हर के, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास है 12। अब 12 को 43 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब 12 का हमें यूनिट डिजिट क्या है 2। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, यानी कि 6। अब 6 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, यानी कि 12। तो हमें यूनिट डिजिट हमारे पास क्या है 12। तो 12 का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा हमारे पास, लास्ट का इकाई अंक क्या होता है 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो याद रखनी है कि जहाँ भी हमें किसी भी क्वेश्चन के अंदर
2 5 4 5 6 5 8 5 इनका मल्टीप्लाई मिल जाए, ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई जहाँ भी मिलते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे ये अगर ये हमारे पास टर्म कोई मल्टीप्लाई में हो तो हमारे पास यूनिट डिजिट कैसे 0 आती है। हमें क्वेश्चन लेते हैं 38 82 मल्टीप्लाई 55 मल्टीप्लाई 42। अब इस टर्म को हम मल्टीप्लाई 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, फिर 6 को मल्टीप्लाई किया 5 से 30, फिर 30 को मल्टीप्लाई किया 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0, ऐसे मल्टीप्लाई करते तभी हमारा आंसर आ जाता है 0। लेकिन इस ट्रिक के अकॉर्डिंग हम इसको मल्टीप्लाई, हमें याद रखना कि जहाँ भी 2 और 5, जहाँ भी यूनिट डिजिट 2 और 5 मल्टीप्लाई में मिल जाए तो उसका आंसर डायरेक्ट लिख देना है 0, क्योंकि इसका अभी बताया 2 5 हो मल्टीप्लाई में, जैसे कि 64 मल्टीप्लाई 65 हो, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करना तो हम मल्टीप्लाई करके नहीं देखेंगे, हमें पता है कि 4 और 5 अगर यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई में तो उसका आंसर क्या आता है 0, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको। 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3। इस क्वेश्चन का आंसर आप क्लास करते हुए हमें कमेंट में बताना कि कौन कितनी जल्दी बताता है इसका यूनिट डिजिट नंबर क्या आता है। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अभी हमने जो भी टर्म्स देखी है वो सब मल्टीप्लाई में था, जैसे कि 1 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 24, इसका यूनिट डिजिट निकालना होता है। लेकिन अब हम जो क्वेश्चन सेकेंड टाइप का जो एग्जाम में पूछा जाता है वो, जैसे कि हमारे पास कोई भी संख्या है 222 है और इसकी हमें पावर देते हैं 45, इसकी पावर हमें क्या दे दी 40। अब इसको सोल्व करने के लिए हम 422 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे तो हमारे पास बहुत लॉन्ग टर्म्स होती है और ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए हम सोल्व भी नहीं कर सकते और इसमें टाइम निकल जाता है। तो इसके लिए हमारे पास कौन सी ट्रिक है कि जो भी हमारे पास इसके अंदर पावर दी होती है संख्या की, इसमें हमारे पास 45 है, तो इसको हर संख्या को हमें 4 से डिवाइड करना होता है। तो 4 से डिवाइड करते हैं इसको हम, तो हमारे पास रिमाइंडर बचता है 1। जो भी हमारे पास रिमाइंडर बचता है इसको डिवाइड करने के बाद उस रिमाइंडर को इस संख्या की पावर में लिख देते हैं। तो 422, इसकी पावर में हमने रिमाइंडर लिखा 1। अब जो हमारे पास लास्ट यूनिट डिजिट है 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा 2, तो वही हमारे पास यूनिट डिजिट आंसर आ जाएगा। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन से हम क्लियर करते हैं। 463, इसकी हमारे पास पावर है 71। अब इसका हमें क्या निकालना है यूनिट डिजिट निकालना है। क्या निकालना है इसका यूनिट डिजिट नंबर निकालना है। तो अभी हमने बताया कि जो भी हमारे पास पावर होती है पावर है 71, इसको हमें 4 से क्या करना है डिवाइड करना है। जो भी संख्या की हमें पावर होती है उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं और जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है, इसका रिमाइंडर क्या है, जैसे हमें 71 को डिवाइड किया 4 से तो ये 1 पे 3 1, तो अब इसको कितने पे जाएगा 7 पे 28, इसमें से हम घटाएंगे हमारे पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा 3 रिमाइंडर बचेगी हमारे पास रिमाइंडर आया है 3। तो इस रिमाइंडर को इसकी पावर में सोल्व कीजिए। 463 इसकी पावर 3। अब हमारे पास यूनिट डिजिट क्या है 3 है, तो 3 की पावर 3 इंटू 3 9 9 27 यानी कि 27। तो 27 के अंदर हमारी यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि हमारे पास अलजेब्रा के क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें a-3 का स्क्वायर प्लस b-c 4 का स्क्वायर प्लस c-9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है और हमें इन तीनों का ऐड करके रूट इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है कि a प्लस बी प्लस सी रूट की वैल्यू क्या आएगी। अगर हम इसको स्क्वायर होल स्क्वायर सोल्व करेंगे फिर इसका होल स्क्वायर फिर इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास काफ़ी टाइम लगता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। तो a-3 का होल स्क्वायर हमें देखना कि a की वैल्यू 0 कब होगी, जब हम a की वैल्यू क्या रखेंगे 3 रखेंगे। अगर हम यहाँ पर 3 रखते हैं तो 3 - 3 0, तो a 0 के इक्वल कब होगा जब a की वैल्यू हमारे पास 3 आएगी। ऐसे b की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 4 और c की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 9।
अब हमें ए, बी और सी की वैल्यू पता चल गया, हमारे पास क्या है 3, 4 एंड 9। अब इस वैल्यू को हम इसके अंदर पुट करते हैं अंडर रूट के अंदर। ए की वैल्यू 3 है, 4 एंड 9, इन तीनों का ऐड क्या आएगा हमारे पास 16 अंडर रूट, और 16 का रूट क्या होता है हमारे पास 4, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल सिंपल ट्रिक से सोल्व हो गया। अगर दोस्तों आपको हमारी ये क्लास पसंद आ रही है तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हम आज आपको बताएं कि इसके 10 टॉपिक करवाएंगे इंपॉर्टेंट। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक 4 है हमारे पास है एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि लेस और मैस से कैसे निकालते हैं। वैसे तो हमें सिंपल एलसीएम और एचसीएफ निकालना आता है ऐसे करके, लेकिन अगर हमारे पास कोई भी टर्म्स हो वो हमें किस में दी हुई हो, भिन्न में, यानी कि फ्रैक्शन के अंदर दी हो हमें टर्म्स, और उसमें पूछ ले हमें कि एलसीएम और एचसीएफ क्या आएगा। तो हम आज करते हैं भिन्न वाला, ठीक है, एचसीएफ एंड एलसीएम। चलो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका हम। 2/3, 3/4, 4/5, ये हमारे पास कोई भिन्न है। इसके अंदर हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है इसका, यानी कि इसका लैस निकालना है कि इसका लैस क्या आएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले याद रखना पड़ेगा कि जब भी हमें किसी टर्म्स का एलसीएम निकालना हो तो उसका क्या करना होता है कि जो हमारे पास अंश हैं, अंश बोलते हैं न्यूमरेटर, जो भी टर्म हमारे पास 2/3 है तो ऊपर वाली टर्म्स होती है वो हमारे पास न्यूमरेटर होती है, और नीचे वाले क्या होती है डिनोमिनेटर, यानी कि ये अंश होता है और ये हमारे पास क्या होता है, हर होते हैं। तो न्यूमरेटर होता है अंश, इसका हमें क्या निकालना होता है एलसीएम, और जो हमारे पास हर होता है यानी कि डिनोमिनेटर नीचे वाले टर्म्स, इसका हमें क्या निकालना होता है एचसीएफ। एलसीएम निकालने के लिए ऊपर एलसीएम निकालना होता है अंश का, और हर वाले टर्म का क्या निकालना होता है एचसीएफ निकालना होता है। तो जो हमारे पास संख्या है इसके अंदर हमारे पास अंश क्या है, हमारे पास 2, 3 और 4, और डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास हर क्या है 3, 4, 5, यानी कि इसका हमें एलसीएम निकालना है और इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम हमारे पास इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा 12 अपॉन इसका हमारे पास क्या आएगा एचसीएफ 1 आएगा। एलसीएम हो गया हमारे पास 12 और एचसीएफ यानी कि मैथ्स हो गया 1। एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी संख्या, अगर दो संख्या के बीच का गैप 1 हो तो उसका मैथ्स हमेशा क्या होता है 1 होता है, यानी कि एचसीएफ उसका 1 आता है। अगर हमारे पास प्राइम नंबर दिए हो तो उसका भी मैथ्स क्या होता है, प्राइम नंबर हो हमारे पास तो उसका भी मैथ्स क्या होता है 1 होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी हमने क्या निकाला था, उसका एलसीएम निकालना था। अभी कोई टर्म्स हो उसका हमें मैथ्स कैसे निकालना है, यानी कि उसका एचसीएफ कैसे आउट करना है। तो लीजिए एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास अंश है, अंश यानी कि हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसका हमें क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है, और जो हमारे पास हर है यानी कि डिनोमिनेटर उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम निकालना पड़ेगा, मीन्स उसका लेस निकालना होता है, इसका मैथ्स है। तो अगर हमें एचसीएफ निकालना तो अंश का एचसीएफ निकालना है, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए हम मानते हैं कि हमारे पास कोई क्वेश्चन लेते हैं 2/3, 3/5, 5/8, इस संख्या का हमें क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें पता है कि जो न्यूमरेटर होता है उसका एचसीएफ निकालना है। तो न्यूमरेटर हमने बताया कि जो भी दो संख्या हो उसका मैथ्स निकालने के लिए अगर उनके बीच का गैप 1 होता है तो उसका मैथ्स क्या आएगा 1 आएगा, अपॉन में 3 × 5 15 और 8 से मल्टीप्लाई किया 120। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/120 इसका आंसर हो जाएगा। मोस्टली एग्जाम के अंदर हमारे पास प्राइम नंबर कितने होते हैं, कोई भी दो संख्या देते हैं उनके बीच में प्राइम नंबर बताओ, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी के ऊपर, टॉपिक नंबर 5 कि बताओ हाउ मैनी प्राइम्स नंबर बिटवीन 20 to 70। हमें कोई भी संख्या दे उसके बीच में प्राइम नंबर, तो हम काउंटिंग करने में हमारे पास टाइम लगता है। तो इसके लिए हमें कुछ रूल्स याद करने होंगे, जैसे कि 0 से 10 हमारे पास 4, 20 से भी 4, 30, 40, 50, 60,
70, 80, 90, 100। हमें इन टर्म्स को याद रखना पड़ेगा कि जब भी 0 से 10 के बीच में प्राइम नंबर पूछे तो 4 है, 20 से तक पूछे 10 से टू 20 4 है, 30 तक पूछे 2 है, 40 तक पूछे 2 है। तो इनको हमें याद रखना है। इनको याद करके हम इसको इजी सोल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास पूछा गया है कि प्राइम नंबर बिटवीन 20 टू 70 कितने हैं, 20 और 70 के बीच में प्राइम नंबर कितने हैं। तो 20 क्या है हमारे पास, ये है, और 70 ये है। इनके बीच के जो भी नंबर है इनको काउंट कीजिए, 4, 6, 8, 11, 13, 15। तो हमारे पास कितने हैं इसके बीच के, हमें पता है कि इसके बीच के हम काउंट करते हैं। इसके प्राइम नंबर कितने हैं हमारे पास, 15 है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताइए हमारे पास 40 टू 80 तक कितने प्राइम नंबर है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइए। तब तक हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन होती है और उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो रूट्स निकालने के लिए हम एक इक्वेशन लेते हैं, x² - 11x प्लस के 28 इक्वल टू 0। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसको अगर हम देखते हैं सोल्व करने के लिए कि ऐसी दो संख्या होनी चाहिए हमारे पास जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 28, और उन दो संख्या को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें हमारे पास आना चाहिए 11। तो हमें पता है 4 और 7 हमारे पास टू टर्म्स है जिनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आता है, 28। और अगर इनको हम ऐड करते हैं, 4 को और 7 को ऐड करते हैं, हमारे पास क्या आता है, 11 आता है। अब वही टर्म है पहले के जैसे कि हम इसको पुट करेंगे, x² माइनस के 4x माइनस के 7x प्लस के 28 इक्वल टू 0। ऐसे सोल्व करने के लिए हमें कितना लेंथी करना होगा कि x कॉमन लेंगे, x - 4, यहाँ पे हमें 7 कॉमन लेना होगा, 7x - 4। तो हमारे पास x - 4 और x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, x - 7। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 और 7। अब इतना लेंथी किया हमें तब जाके हमारे पास वैल्यू आई। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ती है कि ये वैल्यू हमारे पास क्या है, a है, ये वैल्यू हमारे पास क्या है, b है, और ये वैल्यू हमारे पास क्या है, c है। जब भी हमारे पास a, b और c ये वैल्यू हो और हमें क्या देखना है कि अगर b की वैल्यू हमारे पास अगर पॉजिटिव हो, अगर यहाँ पर b पॉजिटिव हो तो हमें b और c का साइन चेंज करना है, साइन चेंज करना होगा। अगर हमारे पास b की वैल्यू नेगेटिव है तो हमें सिर्फ b का साइन चेंज करना पड़ेगा, b का साइन चेंज करना होगा। इस बात को याद रखना और ये क्वेश्चन हमारा 1 सेकंड में सोल्व हो जाएगा। अभी देखिए हमें पता चल गया है, इनको मल्टीप्लाई करने के लिए फैक्टर हमारे पास क्या आने चाहिए, 4 और 7 होने चाहिए। अब b की वैल्यू हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, b की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो हमें सिर्फ b की नेगेटिव हो तो b का साइन चेंज करना है, यानी कि नेगेटिव है तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और c का तो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहेगा। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 4 और सेकंड क्या है, 7। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका रूट 4 और 7। चलो इस ट्रिक के मेथड से आप हमें ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइए, x² + 20x + 96। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर कमेंट में बताता है। इस ट्रिक के मेथड से इसका आंसर क्या आएगा। हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक 7 जो हमारा किसके ऊपर है, घनमूल के ऊपर, यानी कि हमें क्यूब रूट निकालना होता है। एग्जाम के अंदर हमारे पास कोई टर्म्स दी होती है तो स्मॉल टर्म होती है उसका तो हमें पता है, जैसे कि हमारे पास 4 है, 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है, ठीक है। 3 का पूछ लेते हैं क्यूब क्या होता है हमारे पास, तो 27 होते हैं। ये तो हमें पता होता है क्यूब इनका क्या होता है, लेकिन अगर हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म्स दे दे तो उसका हमें कैसे निकालना होता है क्यूब रूट। तो आज हम इसमें ट्रिक के मेथड से हम सोल्व करते हैं। तो क्यूब रूट निकालने के लिए हमें ये जो टेबल है जिसके अंदर 1 से 10 का क्यूब रूट है इसको हमें याद करना होगा, और इसके मेथड से चाहे कितनी भी बड़ी संख्या उसका हम आराम से घनमूल निकाल सकते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं हमारे पास कोई संख्या है 4, 3, 8, 9, 7, 6, कोई भी है। सबसे पहले होता है घनमूल, जो हमारे पास उसके क्यूब रूट के लिए हमारे परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए कि वो किसका परफेक्ट क्यूब बनता है। कोई भी अगर स्क्वायर पूछे, क्यूब पूछे तो वो परफेक्ट किसका है। जैसे कि 64 हमारे पास किसका होता है, 4 का है, तो ये किसका परफेक्ट क्यूब रूट बनता है,
तो इस टर्म को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें लास्ट के थ्री डिजिट हमारे पास क्या है 976। अब ये जो लास्ट के है इस डिजिट में हमें ये देखना है कि जो लास्ट की संख्या है क्या है 6 है। लास्ट में क्या हमारे पास 6, तो इसके अंदर लास्ट में 6 किसके पास है 6 क्यूब के अंदर हमारे पास क्या है 216, यानी कि लास्ट में 6 किस में आ रहा है 6 के क्यूब में, यानी कि हम यहाँ लिखते हैं 6। फिर हम लेते हैं लास्ट 438। अब 438 जो डिजिट है ये किस किस के दो संख्या के बीच में लाइज करती है, तो ये हमारा 7 की क्यूब और 8 की क्यूब इन दो के बीच में लाइज करती है। तो हमारे पास 438 है, ये 7 की क्यूब और 8 की क्यूब के बीच में लाइज करें, यानी कि 343 और 512 के बीच में। अब जो इसके बीच में लाइज करता है तो जो छोटी टर्म होती है, छोटी टर्म इन दोनों में से कौन सी है 343 है, तो छोटी टर्म किसका है 7 की है, तो हमें इसमें क्या लिखना है 7। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा हमारे पास 76 आ जाएगा। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम, तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर 9 1 2 6 7 3। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए कि फर्स्ट 3 डिजिट इसके अंदर तो 3 है लास्ट में, तो इसमें लास्ट में 3 किसके अंदर आता है 3 आता है हमारे पास 7 में, तो हम लिखते हैं 7 के क्यूब में 3 आता है लास्ट में, तो 7 लिखा है इसका। फिर 912 है, तो 900 किन दो टर्म्स के बीच में लाइज करता है, तो हमारे पास 9 की क्यूब और 10 की क्यूब इन दो टर्म्स के बीच में लाइज कर रहा है। तो इसके अंदर स्मॉल टर्म्स कौन सी है 729 हमारे पास क्या स्मॉल है, तो हमारा स्मॉल किसका 9 की क्यूब, यानी कि इसका 9 लिखेंगे, ये हमारे पास 9 है। तो ये जो संख्या है ये किसका क्यूब रूट बनेगा हमारे पास 97 का। मुझे लगता है अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप इसको कंप्लीट देखिएगा और आप अपने हर डाउट्स को क्लियर करना। चलो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। इस टॉपिक के अंदर हमें क्या करना है रैंकिंग वाले प्रश्न निकालने हैं जो एग्ज़ाम के अंदर पूछते हैं और बहुत से बच्चे इन क्वेश्चन को देखकर घबरा जाते हैं। तो आज हम इनको कैसे सोल्व करते हैं देखिए। मान लेते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 0.25 बार, इसको हम बोलते इसके ऊपर बार भी आ सकता है, इसके ऊपर डॉट भी आ सकता है, कुछ भी दे सकते हैं, इसके ऊपर स्टार भी दे सकते हैं। तो जो हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे सोल्व करते हैं, तो इसके लिए सबसे सिंपल क्या करना है कि 25 जो भी हमारे बार है उस संख्या को लिखना है और जितने संख्या के ऊपर हमारे पास ये लाइन है यानी कि बार है उतने नंबर 9 हमें नीचे लिखना है। हमारे 2 संख्या के ऊपर बार है तो हमें क्या क्या 2 9 कर दे और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 0.45 बार। अब हमारे पास बार कितने के ऊपर है 45 पर, 2 संख्या के ऊपर यानी कि 9। अब ये कटता है तो इसको कट कर दीजिए, ये हमारे पास 3 पर और फिर इसको 5 और 11 पर, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया इसका 5/11 आ गया। एक इसके अंदर हमारे पास कौन से क्वेश्चन आते हैं, ये तो हमारे पास है 0.25 बार के ऊपर, एक 0.326 हमारे पास ये संख्या 3, लेकिन जो बार होता है वो हमारे पास 2 टर्म्स के ऊपर आ जाए या 1 टर्म्स के ऊपर आ जाए, एक टर्म्स के ऊपर नहीं हो, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम जो संख्या है 326 इसको हमें लिखना होगा और फिर इसमें से कितनी संख्या पर बार है 2 पर, तो वही सेम 99 और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है यानी कि एक संख्या पर बार नहीं है तो जिस पर बार नहीं होता है इतनी यहाँ पे हम क्या करेंगे नीचे 0 लगाएंगे और जो संख्या के ऊपर बार नहीं है उस संख्या को इसमें से माइनस कर देंगे। फिर से समझिए, जो संख्या है उसको हम लिखेंगे, जिस संख्या के ऊपर बार है 99 और जिस पर बार नहीं होगा उसका हम 0 लगाएंगे। अगर यहाँ पे एक संख्या पर बार नहीं है तो 1 0, अगर यहाँ पर 2 संख्या होती तो हम क्या करते 2 0 लगाते यहाँ पे, और जो गिवन संख्या उसमें जो बार नहीं है वो संख्या इसमें से माइनस कर देंगे। तो इसका क्या आएगा 323/990, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th टाइप के,
जैसे कि सेम क्या है 1 3 2 4, हमारे पास 4 टर्म है लेकिन हमारे पास जो बार है वो 2 संख्या पे है, तो इसको हम सोल्व करेंगे 1 3 2 4, 2 संख्या पर बार है तो 99, और जिस संख्या पर बार नहीं है 1 और 2 पर बार नहीं है यहाँ पे 1 और 2, तो हम क्या करेंगे इसकी 2 0 लगा देंगे, फिर माइनस, फिर जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है 13 के ऊपर, तो 13 इसमें से क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो 13 इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 3 1 1 अपॉन में 99 00, तो ये हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 9। इसके अंदर हमें देखना कि डिविजिबिलिटी रूल सोल्व करना है कि कोई भी संख्या गिवन हो तो उसमें पूछ लेते हैं कि क्या 3 से डिविजिबल है, 4 से है, 7 से है, तो इनके लिए जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनके हम कुछ टर्म्स की आपको शो करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई टर्म है 3 2 1 4 2, हमारे पास ये संख्या गिवन है और पूछ ले क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमें पता है अगर हमारे पास ऐसे आ जाए कोई भी संख्या गिवन हो 3 हो या 2 हो तो क्या है 3 से डिविजिबल है, तो हमें पता है कि इन 3 भी होता है और अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर 6 तो ये भी 3 से होता है, तो ये हमारे पास 3 से डिविजिबल हो जाएगी। लेकिन उसको सोल्व करने के लिए अगर हमारे पास बड़ी टर्म्स दे दे, क्या दे दे हमारे पास बड़ी टर्म्स दे दे, तो बड़ी टर्म्स को सोल्व कैसे करना है कि 3 कट जाएगा, 2 और 1 इनका सम करके देखते हैं, अगर सम 3 की टेबल में आते हैं तो हमारे पास डिविजिबल हो जाएगी। 2 और 1 3, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। 4 हमारे पास 4 और 2 6 होते हैं, तो ये भी हमारे पास 3 से कट हो जाएगा, यानी कि ये जो संख्या है इसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या ऐसे हैं 2 1, एक सेकेंड, हम लेते हैं कोई संख्या 3 2 1 2 4 1, जैसे इस संख्या को हमने ऐसे लिख लिया है, तो क्या ये 3 से डिवाइड है या नहीं है, तो हमें पता 3 कट हो गया, 2 और 1 3 होते हैं तो ये भी कट हो जाएगा, 4 और 2 हमारे पास क्या हो गया 6 हो गया, तो ये भी कट हो गए, लेकिन हमारे पास 1 बच गया। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, 1 3 से डिवाइड है नहीं है, तो ये क्या जाएगा ये डिविजिबल नहीं है, ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। अब हम इसी तरह देखते हैं कि 7 से डिविजिबल कौन सी है, डिविजिबिलिटी किसकी देखते हैं 7 की। अब 7 की होती है ये थोड़ी सी हार्ड होती है, लेकिन आज हम इसको बिल्कुल सिंपल से सोल्व करके देखते हैं कि कौन सी संख्या होती है जो 7 से कैसे इजीली डिवाइड है या नहीं है। इस हार्ड ट्रिक को हम इजी वे में कैसे सोल्व करते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 3 0 2 3 0 9 5, हमारे पास मान लो कोई संख्या है ये। अब इसको देखते हैं कि 7 से डिविजिबल है या नहीं है। इसके लिए हमें क्या करेंगे कि 3 3 का पेयर बना लेते हैं। क्या करते हैं हम इसमें 3 3 का पेयर बनाते हैं इस संख्या के अंदर, तो हमने बनाया ये और ये 2 पेयर बन गए। अगर हमारे पास इसके आगे कोई संख्या होती तो हम उसको भी पेयर में ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये पेयर बच गया है 2 पेयर। अब इसके साथ कोई नहीं है तो ये 3 अकेला है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट संख्या है 95 और जो फर्स्ट की होती है लास्ट और फर्स्ट पेयर को क्या करते हैं हम ऐड करते हैं। तो हमने इनको ऐड किया, हमारे पास क्या आ गया 98, और जो हमारे पास टर्म आती है उसमें से एक छोड़ एक पेयर को घटाते हैं, तो हमने ये इसको ऐड कर दिया और जो बच गया है उसको हम इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो इसमें से माइनस क्या क्या आया हमारे पास 75। अब देखिए ये 75 हमारे पास आया है, क्या 75 हमारे 7 से डिवाइड है, अगर ये 7 से डिवाइड होता है तो ये हमारे 7 से डिविजिबल है, अगर नहीं होता है तो ये हमारा 7 से डिवाइड नहीं है। अगर हम आपको एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 30250992, इसी मेथड से आप हमें इसका आंसर बताइए कमेंट के अंदर कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तब तक हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर। हमने 3 का और 7 का रूल देख लिया, अब हम नेक्स्ट करते हैं 11 का कि 11 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक की जाती है। उसके लिए मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है
2 1 5 6। तो 11 के लिए चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक संख्या को छोड़ एक संख्या को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि 2 और 5 को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक को छोड़ के एक। तो एक संख्या को छोड़ एक को हमें ऐड करना है, तो 2 और 5 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 7। और ऐसे 1 और 6 को ऐड किया हमने तो हमारे पास क्या आ गया 7। अब दोनों को जो संख्या होती है उनका डिफरेंस, अगर इनका डिफरेंस 0 आता है, अगर इनका डिफरेंस क्या है 0 आए तो ये क्या होगा, संख्या 11 से डिविजिबल हो गई। ध्यान रखना, अगर किसी भी संख्या का डिफरेंस 0 आए या फिर वो 11 आए तो वो 11 से, या 11 की टेबल में जो आती है संख्या वो आए तो वो क्या होगी, हमारे पास 11 से डिविजिबल होगी। ठीक है, मान लीजिए एक क्वेश्चन हमारे पास 7 2 7 1, क्या ये हमारे पास 11 से डिविजिबल है? तो इसको 11 से है या नहीं इसको चेक करते हैं हम। तो हमें बताया एक को छोड़ एक संख्या को हमें ऐड करना है, तो 7 + 7 कितने हो गए हमारे पास 14, और 2 + 1 क्या हो गया हमारे पास 3, और हमने बोले इनका डिफरेंस कितना आया 11। तो ये 11 है, 11 से डिविजिबल है, तो ये हमारे पास क्या हो गया 11 से डिविजिबल हो गया। अब 11 के अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको आप इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मैट्रिक्स। ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है। इस वीडियो के अंदर हमने आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 टॉपिक करवाने के लिए बोला था, तो इसलिए हमारे ये लास्ट टॉपिक है 10। इसके अंदर हमें मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास मान लो कोई भी रो और कॉलम दिया हो और उसके अंदर हमें बताना है कि इस पे कितनी वर्ग है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई ये एक वर्ग है, इसके अंदर हमारे पास इधर होती है रो और ये हमारे क्या है कॉलम है। तो इसके अंदर 1 2 3 और 1 2 3 हमारे रो है और 3 ही हमारे क्या है कॉलम है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर हमारे पास रो और कॉलम सेम हो और हमसे पूछ ले कि इसमें कितने वर्ग हैं, तो इसके लिए हमें इनको मल्टीप्लाई करके नहीं देखना पड़ेगा। इसके लिए हम शॉर्टकट ट्रिक क्या करते हैं देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि 1 2 3 है और 3 इधर है, तो 1 का स्क्वायर डायरेक्ट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये ट्रिक यूज करेंगे। तो 1 का स्क्वायर क्या आता है 1, 2 का 4 और 3 का हमारे पास क्या होता है 27। ठीक है, तो इनका टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा तीनों का 32। तो इसका आंसर क्या आ गया 32। ये तो कब है जब हमारे पास रो और कॉलम दोनों क्या हो सेम हो। अगर हमारे पास रो और कॉलम डिफरेंट हो तो उसके अंदर हम कितने वर्ग कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास रो कितने 4 है और कॉलम कितने हैं 3 है, तो ऐसे में कितने वर्ग है, वर्ग के हमें बताने के लिए हमें इसके अंदर क्या यूज करेंगे, पूछ ले इसके अंदर बताओ हमारे रो और कॉलम के अकॉर्डिंग कितने वर्ग हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, रो हमारे पास कितनी है 4 है और कॉलम हमारे पास क्या है 3 है। तो इसके लिए सिंपल सा है कि 4 × 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12, फिर 4 में से एक कम कर देंगे और ऐसे इसमें से भी कम कर देंगे, फिर इसमें से एक कम किया 2 में से 1 और 2 में ये 1 हो गया तो हमारे पास 2 आ गया। अब नीचे इसका कम करेंगे तो 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करने का तो कोई मतलब नहीं है। तो अब जो हमारे पास 12 6 और 2 ये आया है इसको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया 20। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसमें कितने वर्ग हैं 20 है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके अंदर हमने बिल्कुल इजी वे में इसके वर्ग और निकाल लिए हैं कि इसमें कितने वर्ग हैं। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट के अंदर इसका फीडबैक दीजिए और जो क्वेश्चन पूछे उनका आंसर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।